हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, कौन से मेथड्स है, कौन से टेक्निक्स यूज की जाती है फाइनेंशियल एनालिसिस को करने के लिए, तो उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इट गिव्स अ एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो है फर्म के, बिजनेस के, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, फिगर्स ये देते हैं, अमाउंट के फिगर्स देते हैं। एंड दे डू नॉट गिव द अर्निंग कैपेसिटी, लेकिन ये लोग अर्निंग कैपेसिटी नहीं देते हैं, लिक्विडिटी क्या है बिजनेस की वो नहीं देते हैं, एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस नहीं देते हैं। तो यहाँ पर है ना, द मेन टूल्स है, टेक्निक्स है और फाइनेंशियल एनालिसिस आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए मेन टूल्स है, पहला तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड है कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, एंड थर्ड है कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। तो ये जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये डिवाइडेड है टू डिफरेंट मेथड्स में, जिसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ये क्या करता है, तो ये कंपेयर करता है, किसको कंपेयर करता है, फाइनेंशियल डेटा, जो दिए हुए फाइनेंशियल डेटा है एट अ 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, मतलब 2 डिफरेंट ईयर का हो गया। तो उसके 2 डिफरेंट, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में है ना इंडेक्स नंबर्स आप लोगों ने स्टडी किया राइट, तो उसमें कैसे 2 अलग अलग इसके आप है ना ईयर का कंपेयर करते हो, फाइंड आउट करते हो डेटास, तो की रेशियो, कैपेबिलिटी क्या है फर्म वगैरह की। तो यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा में 2 डिफरेंट टाइम्स पे, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे यहाँ पे कंपेयर किया जाता है कंपेरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू। एंड ये है ना ये हेल्प करता है इन डिराइविंग द मीनिंग एंड कंक्लूजन रिगार्डिंग द क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स क्या है, इसके बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स क्या है, तो उसके बारे में ये हमें है ना डिटेल इंफॉर्मेशन हम इसके हेल्प से हम पता कर सकते हैं भाई फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हाँ, अप टू द मार्क तो नहीं पता चलता है, लेकिन है ना एक बिजनेस का फिर भी आइडिया लग जाती है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका ऑपरेटिंग रिजल्ट्स क्या आ रहा है बिजनेस का, हम वो पता कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मीनिंग जो है स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल डेटा फॉर, और ये जो स्टेटमेंट है इसमें है ना फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होते हैं 2 और मोर ईयर्स के, मोर देन 2 ईयर्स के, प्लेस्ड साइड बाय साइड, मतलब आजू बाजू में ही है ना कॉलम बना रहता है। तो पहला कॉलम जैसे है ना 2014 का है तो दूसरा कॉलम 2015 का, नहीं तो 2016 का। तो जिस भी पर्टिकुलर ईयर के साथ कंपैरिजन करना होता है तो कंपैरिजन वाला ईयर है ना वो साथ में दिया रहता है। 2 साल 3 साल के ईयर्स मतलब फाइनेंशियल ईयर में कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पे साइड बाय साइड ये अवेलेबल करके देता है कंपैरिजंस को। सो इट इज कॉल्ड एज अ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसीलिए इसको है ना कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। नाउ मेथड्स फॉर कंपैरिजंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन से मेथड्स यूज करते हैं हम कंपैरिजन के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए। तो पहला है कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड दूसरा है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट मतलब कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 2 और मोर डिफरेंट डेट्स, 2 अलग अलग ईयर की बैलेंस शीट रहती है। एटलीस्ट 2 तो रहना चाहिए ना भाई, कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 तो होने चाहिए। कैन बी यूज फॉर कंपेयरिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कंपेयर करने के लिए एंड फाइंडिंग आउट एनी इंक्रीज और डिक्रीज, कोई भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है किसी पर्टिकुलर आइटम में तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉल्क, उनके हिसाब से क्या उनका क्या कहना है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट है ये क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ द ट्रेंड, इसमें ना ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, बिजनेस के ट्रेंड को, ऑफ द सेम आइटम्स के ट्रेंड्स को हम स्टडी करते हैं एंड कंपेयर करते हैं आइटम्स को इन 2 और मोर बैलेंस शीट, 2 या 2 से ज्यादा बैलेंस शीट में ऑफ द सेम बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो पर्टिकुलर सेम बिजनेस एंटरप्राइजेस है उनके।
नाउ आगे वो भी डिफरेंट डेट्स के होते हैं. सो सच कंपैरिजन, ये कंपैरिजन क्यों किया जाता है? बिकॉज इट थ्रोज लाइट ऑन चेंजेस कि भाई क्या चेंजेस हुई, क्या प्रोग्रेस हुई मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या मतलब क्या इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ, तो ये सब उस पर ये लाइट थ्रो करता है. इट शोज, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज. नाउ जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, वो क्या है कि इज टू मेजर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बिजनेस की. इससे हमें ना लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इसकी जो सॉल्वेंसी पोजीशन है भाई वो कितना कैपेबल है बिजनेस है ना अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए, उसकी सॉल्वेंसी कितनी है, तो वो फाइंड आउट, उसकी क्रेडिटेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट. कंपैरेटिव बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का मेथड क्या है? तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपेयरिंग द इंडिविजुअल आइटम्स को. हम इंडिविजुअल आइटम्स है जो एसेट्स के इंडिविजुअल आइटम्स है, पर्टिकुलर आइटम्स एंड लायबिलिटीज के इंडिविजुअल आइटम्स को हम कंपेयर करते हैं एंड फाइंड आउट द एब्सोल्यूट. और उनमें जो एब्सोल्यूट चेंज है, मतलब उनका 2 साल का अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों साल के उसमें क्या डिफरेंस है, अमाउंट्स के बीच में क्या इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, एंड फिर उसका परसेंटेज निकाला जाता है एंड परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन देम, उनमें कोई इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो परसेंटेज भी हम फाइंड आउट करते हैं. तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट को कंपेयर करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए. तो फॉलोइंग स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू प्रिपेयर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट. तो जो सबसे पहला स्टेप है, तो स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है कि स्टेप नंबर 1, एंटर द डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम में हमको है ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज के डिटेल्स हमको फिल करने होते हैं. देन सेकेंड कॉलम में एंटर द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट. प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के अमाउंट हम लिखते हैं इन द सेकेंड कॉलम में. एंड उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या होगा? रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ करंट ईयर. और करंट ईयर के अमाउंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जो कि है ना बैलेंस शीट इन थर्ड कॉलम. बैलेंस शीट के थर्ड कॉलम में हम करंट ईयर के अमाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं. नाउ स्टेप 4 क्या है कि रिकॉर्ड द एब्सोल्यूट चेंजेस. एब्सोल्यूट चेंजेस क्या हुआ, उनमें क्या चेंजेस आया, ये एब्सोल्यूट चेंजेस आपको कैसे पता चलेगा? तो इकोनॉमिक्स में भी आपने इसको फाइंड आउट करना सीखा है कि भाई एब्सोल्यूट चेंजेस कैसे फाइंड आउट किया जाता है. तो ये डिफरेंस निकाला जाता है, डिफरेंस बिटवीन द, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द कॉलम ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर का अमाउंट से हम है ना माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर के अमाउंट को, जो कि फोर्थ कॉलम में हम ये कैरी आउट करते हैं. फोर्थ कॉलम में हम डिफरेंस को लिखते हैं, एब्सोल्यूट चेंजेस को लिखते हैं. तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है एब्सोल्यूट चेंज का जो फॉर्मूला, एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल्स टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लेना होता है. और बाद में फिफ्थ स्टेप क्या होता है इसमें कि रिकॉर्ड द परसेंटेज चेंजेस. जो परसेंटेज चेंजेस है उसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग. दैट इज एक्सप्रेसिंग एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज ऑफ फिगर्स के रूप में. इन द परसेंटेज फिगर में हम फाइंड आउट करते हैं प्रीवियस ईयर के कंपेयर में. फिफ्थ कॉलम में ये किया जाता है. तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है परसेंटेज ऑफ चेंज, जो परसेंटेज ऑफ चेंज के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ चेंज इज इक्वल्स टू क्या होगा? आपको एब्सोल्यूट चेंजेस जो है ना आपने डिफरेंस निकाला है 2 साल के बीच का जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट चेंजेस को डिवाइड करना होगा आपको प्रीवियस ईयर से. एब्सोल्यूट चेंज को आप डिवाइड करोगे प्रीवियस ईयर से. कभी भी याद रखो यहाँ पे करंट ईयर से नहीं, प्रीवियस ईयर से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि आप करंट पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हो, इसीलिए प्रीवियस ईयर से डिवाइड करोगे और उसको मल्टीप्लाई बाय करोगे 100 से, तो आपको परसेंटेज चेंजेस रिसीव हो जाएगा. नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसी एग्जाम्पल को हम वर्बली कर लेते हैं. द कंपैरेटिव बैलेंस शीट नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट. तो जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑलवेज आपको याद रखना है कि आपको है ना वर्टिकल फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर करनी होगी. इसको जरूरी है, तभी आपके लिए कन्वीनियंट होता है, इजी होता है. नाउ फिफ्थ, फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2019 की एंड 31 मार्च 2020 की दी हुई है यहाँ पे. तो यहाँ पे लायबिलिटीज में दो कॉलम दिए, तो दोनों में है ना पहले आप प्रीवियस ईयर का अमाउंट एंड देन करंट ईयर का अमाउंट. तो यहाँ पे शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लायबिलिटीज सबके अमाउंट दिए. एंड एसेट्स के अंडर में फिक्स एसेट्स का अमाउंट करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, इन्वेस्टमेंट का प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, एंड करंट ईयर्स
करंट एसेट्स का प्रीवियस ईयर का एंड करंट ईयर का अमाउंट दिया हुआ है। एंड आपसे पूछा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना ली वरुण लिमिटेड की एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड 2020 का कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको है ना वर्टिकल फॉर्मेट तैयार करना होगा। तो वर्टिकल फॉर्मेट के लिए आपको क्या करना होगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड 20। और सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे सोर्सेस आपको है ना, यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड्स है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना होता है सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स में सबसे पहले कौन आएगा, तो सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल आप लिखोगे। यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखोगे एंड उसके बाद में जो सोर्सेस ऑफ फंड्स में आएगा वो आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये भी सोर्सेस हो गया फंड्स का। एंड उसके बाद में है ना आपका जो यहाँ पे टोटल इसका इन दोनों का हमको टोटल करना होगा। ये 2,50,000 एंड 60,000 को हम सम अप करेंगे। इस तरीके से आपको दिखाना है। देखो सोर्सेस ऑफ फंड्स, ये कंपैरेटिव आपको है ना बैलेंस शीट के लिए आपको वर्टिकल स्टेटमेंट तैयार करना है, जिसको आप पहले स्टार्ट करोगे सोर्सेस ऑफ फंड से। और यहाँ पे सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखेंगे। तो शेयर कैपिटल 2,50,000 प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर 3,70,000। फिर उसके बाद में रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो अमाउंट है वो दिया 60,000 प्रीवियस ईयर का एंड करंट ईयर का 1 लाख। एंड इन दोनों को टोटल करेंगे तो 3,10,000 आएगा। और इसको 3,70,000 प्लस 1 लाख करेंगे तो 4,70,000 आएगा। नाउ सेकेंड जो पार्ट, तो ये आपका नेटवर्थ आ गया। ये आपका क्या गया, नेटवर्थ आ गया। अभी क्या करेंगे, बोरोड फंड्स को हम फाइंड आउट करेंगे कौन से बोरोड फंड्स है। तो यहाँ पे ये जो सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, ये बोरोड फंड का पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, बोरोड फंड्स के अंडर में इसको लिखेंगे भी सिक्योर्ड लोन ए कितना है 1 लाख, अनसिक्योर्ड लोन कितना है तो 90,000 प्रीवियस ईयर का एंड करंट ईयर का 1,60,000 सिक्योर्ड लोन। ये दिया हुआ है हमको बैलेंसेस ऑफ अमाउंट एंड अनसिक्योर्ड लोन है वो 1,40,000। तो टोटल बोरोड फंड कितना हो गया, तो इनको आप सम अप करोगे 1 लाख एंड 90,000 को सम अप करोगे तो 1,90,000 आपको आएगा। यहाँ पे 1,60,000 प्लस 1,40,000 करेंगे तो 3 लाख आएगा। कितना आएगा, 3 लाख आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो है ना नेटवर्थ का अमाउंट दिया है, नेटवर्थ का अमाउंट, और उसमें आपको प्लस करना होगा ये जो टोटल बोरोड फंड है। तो आपके पास टोटल फंड अवेलेबल दैट इज ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मेट होता है ए प्लस बी। टोटल जो है वो 3,10,000 प्लस ये जो 1,90,000 है, तो टोटल आपको 5 लाख रिसीव हो जाएगा। और यहाँ से जो करंट ईयर का है नेटवर्थ वो 4,70,000 प्लस आप 3 लाख करोगे, टोटल करोगे, क्योंकि ए प्लस बी आपको टोटल करना है राइट। तो फिर आपको जो रिसीव होगा वो 7,70,000 रिसीव हो जाएगा। टोटल फंड अवेलेबल है ना 7,70,000 हो जाएगा। उसके बाद में ये जो आपका लायबिलिटी साइड कंप्लीट होने के बाद में आपको एसेट्स के साइड जाना है। और एसेट्स के साइड में जो है ना आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मतलब कहाँ कहाँ पे फंड को यूज किया गया, यूटिलाइज किया गया, अप्लाई किया गया, तो उसमें हम है ना हेडिंग देंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में। हम सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे, और उसके बाद में हम वर्किंग कैपिटल पे आएंगे। और वर्किंग कैपिटल में यहाँ पे करंट एसेट्स आने वाला है, और यहाँ पे लायबिलिटीज का जो करंट लायबिलिटीज बाकी रह गया है वो हमको करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज हम जब माइनस करेंगे तो हमको है ना वर्किंग कैपिटल रिसीव होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ये है ना वर्कआउट करना है एंड टोटल फंड अप्लाइड हमको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर अभी टोटल फंड अप्लाइड के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हेडिंग दे देंगे हम। फिक्स एसेट्स है ना प्रीवियस ईयर का 3,50,000 है एंड करंट ईयर का ये है 5,70,000। और इन्वेस्टमेंट जो है प्रीवियस ईयर का 1,20,000 एंड करंट ईयर का 1,70,000। फिर उसके बाद में वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट्स का जो अमाउंट दिया है वो 1,30,000 दिया है प्रीवियस ईयर का, एंड उसका करंट लायबिलिटीज उसमें से माइनस करना है, लेस करंट लायबिलिटीज, तो वो कितना है, तो वो 1 लाख है। तो यहाँ पे माइनस करने पे ना 30,000 वर्किंग कैपिटल है वो 30,000 रह जाएगा। याद रखना है कि वर्किंग कैपिटल कभी भी है ना डिफरेंस होता है करंट एसेट्स का एंड करंट लायबिलिटीज का। और यहाँ पे करंट ईयर का जो करंट एसेट्स है वो 1,20,000 है और उसका करंट लायबिलिटीज है
90,000 है तो वर्किंग कैपिटल 30,000 हो गया। अब हमको क्या करना है, किस किस को सम अप करना है, तो यहाँ पे ये जो 3,50,000 है प्लस आप 1,20,000 करोगे और उसके बाद में जब आप 30,000 ये जो वर्किंग कैपिटल ऐड करोगे तो टोटल जो आपका फंड अप्लाइड आएगा वो 5 लाख आने वाला है, वो 5 लाख आएगा। और यहाँ पे करंट इसमें करंट ईयर में भी 5,70,000 का फिक्स एसेट्स प्लस 1,70,000 का इन्वेस्टमेंट, तो टोटल 7,40,000 एंड प्लस 30,000 करेंगे तो 7,70,000 आपको रिसीव होगा। अब आपको आगे कॉलम्स पे बढ़ना है, तब आपको है ना यहाँ पर देखिए कॉलम्स में ये नेक्स्ट जो थर्ड कॉलम होगा, थर्ड कॉलम होगा वो होगा एब्सोल्यूट चेंज को लेके। एब्सोल्यूट चेंज के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2,50,000 माइनस आप ये 2,50,000 को आप माइनस करोगे। किसमें से माइनस करोगे, तो करंट ईयर, ये जो करंट ईयर है मतलब ये जो देखो 2020 ये करंट ईयर है, तो 3,70,000 में से आप माइनस करोगे 2,50,000 तो आपको ये 1,20,000 रिसीव होगा। 2020 में से आपको 2019 के अमाउंट्स को माइनस करना है, सिंपल बात, वो है एब्सोल्यूट चेंज। तो यहाँ पर अब देखो 1 लाख में से आप माइनस करोगे 60,000 तो आपको कितना रिसीव होगा 40,000। 4,70,000 से आप माइनस करोगे 3,10,000 तो आपको 1,60,000 रिसीव होगा। और उसके बाद पहले आप ये है ना कॉलम नंबर 3 कंप्लीट कर लोगे। अभी 1 लाख में से माइनस करो, सॉरी 1,60,000 में से आप माइनस करोगे 1 लाख तो 60,000 आ गया आपको। 1,40,000 में से माइनस करोगे 90,000 तो आपको 50,000 आ गया। फिर 3 लाख में से माइनस करोगे 1,90,000 तो आपको यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 1,10,000 का। 7,70,000 से माइनस करोगे 5 लाख तो आ गया 2,70,000 का अमाउंट। एंड फिर फिक्स एसेट्स के यहाँ पे देखो 5,70,000 से माइनस करोगे 3,50,000 तो मतलब 2,20,000 का डिफरेंस आ गया। तो ये एब्सोल्यूट चेंज हो गया, डिफरेंस है ये एब्सोल्यूट चेंज है। 1,70,000 माइनस आप 1,20,000 करोगे तो 50,000 का एब्सोल्यूट चेंज हो गया। एंड फिर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 1,20,000 है करंट ईयर का, लेकिन आप देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर का जो करंट एसेट्स है वो 1,30,000 है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है 10,000, इसका मतलब प्रीवियस ईयर का करंट एसेट्स ज्यादा था, प्रीवियस ईयर का करंट एसेट्स ज्यादा था। अब करंट एसेट्स में डिक्रीज आ गया है, 2020 में करंट एसेट्स डिक्रीज हो गया। इसका मतलब तो कितने अमाउंट से डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे 1,30,000 माइनस 1,20,000 करेंगे तो 10,000 से डिक्रीज हो गया है, यहाँ पे फॉल हो गया, डिक्रीज हो गया इसमें। एंड यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में भी देखो आप नोटिस करोगे कि 1 लाख का करंट लायबिलिटीज था एंड करंट ईयर में है ना 90,000 हो गया, तो मतलब यहाँ पे भी डिक्रीज आया है। तो कितने का डिक्रीज आया है, 10,000 का डिक्रीज आया है यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में भी। अब आप नोटिस करेंगे आगे देखो, इसी को तो बोलते हैं एनालिसिस करना। आप एनालिसिस कर रहे हो फिर उसको आप इंटरप्रेट करोगे। तो यहाँ पे देखो एनालाइज कर रहे हो आप, अभी यहाँ पे 30,000 का वर्किंग कैपिटल रिसीव हुआ था और यहाँ पे करंट ईयर में भी 30,000, प्रीवियस ईयर भी 30,000, करंट ईयर भी 30,000। तो मतलब जो एब्सोल्यूट चेंज है वो निल रह गया, वो कोई भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इट रिमेन निल रह गया। नाउ टोटल फंड अप्लाइड का देखेंगे आप कि करंट ईयर में है ना 7,70,000 है टोटल फंड अप्लाइड एंड प्रीवियस ईयर में 5 लाख था। तो 7,70,000 माइनस 5 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,70,000। अब ये जो एब्सोल्यूट चेंज है इसका आपको ये जो सारे के सारे अमाउंट है, ये एब्सोल्यूट चेंज वाले यहाँ से ऊपर से लेके ये सारे के सारे अमाउंट है, इसके लिए आपको लास्ट कॉलम बनाना होगा जिसे आप परसेंटेज चेंज, जिसको हेडिंग आप दोगे परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले कितना परसेंटेज चेंज हुआ शेयर कैपिटल में, 1,20,000 का एब्सोल्यूट चेंज है, तो इसमें परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बहुत इजी है, इसका फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है कि परसेंटेज चेंज ऑफ शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। तो 1,20,000 का अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज है डिवाइड बाय आपको अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर के अमाउंट से आपको इसको डिवाइड करना होगा, इसको आपको प्रीवियस ईयर के अमाउंट से डिवाइड करना होगा। तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है यहाँ पे 2,50,000, तो 1,20,000 अपॉन जब आप 2,50,000 करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको 48% रिसीव होगा। कैलकुलेट करके देखना 48% रिसीव होगा। इसी तरीके से आपको सारे अमाउंट है ना कैलकुलेट करने हैं। देखो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, आपका जो एब्सोल्यूट चेंज अपॉन
प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो 40,000 डिवाइड बाय आप 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 66 यहाँ पर आपको जो रिसीव होगा 66.67% इस तरीके से आएगा। फिर 1,60,000 डिवाइड बाय आप 3,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 51.61% इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। आप क्या नोटिस कर रहे हो कि भाई इन सब में इंक्रीज हो रहा है, ये सारे इंक्रीज वाले अमाउंट है, राइट, इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब करंट ईयर में इंक्रीज हो रहा है इनमें ना। यहाँ पे 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 60% का इंक्रीज हुआ। 50,000 डिवाइड बाय 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 55.55% का इंक्रीज हुआ। देन 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, डिवाइड बाय 190 करना है, तो 1,10,000 अपॉन 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 57.89% का इंक्रीज हुआ। देन 2,70,000 को डिवाइड बाय 5 लाख करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 54% का इंक्रीज हुआ। फिर सेम भी यहाँ पे फिक्स एसेट्स में 2,20,000 को जब आप डिवाइड करोगे 3,50,000 से एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? 62.86% का इंक्रीज हुआ। यहाँ पर जो एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ, परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज हुआ, उसका जो परसेंटेज हमने निकाला वो 60 यहाँ पे 62.86% का इंक्रीज हुआ। देन इन्वेस्टमेंट में भी वही बात है कि 50,000 डिवाइड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 41.67% का इंक्रीज। नाउ व्हाट अबाउट द करंट एसेट्स? तो करंट एसेट्स में डिक्रीज हुआ है, तो अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 10,000। 10,000 को आप जब डिवाइड बाय 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो यहाँ पर जो अमाउंट आपको रिसीव होगा वो कितना अमाउंट रिसीव होगा? 7.69% का जो अमाउंट आपको रिसीव होने वाला है वो 7.69% का आपको अमाउंट आने वाला है। तो इस तरीके से आपको है ना, यहाँ पे डिक्रीज है तो भी फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, फॉर्मूला यही अप्लाई होने वाला है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई है ना, जो डिक्रीज अमाउंट को है ना आप ब्रैकेट में लिख लो और फिर उसके परसेंटेज को भी ब्रैकेट में लिख दो और यहाँ पे डिक्रीज करके आपको लिख देना है। आप स्टडी करोगे कि भाई डिक्रीज हो रहा है। सेम वे 10,000 डिवाइड बाय आपको 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो मतलब 10% का डिक्रीज हुआ। यहाँ पे नील है तो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, कोई चेंजेस नहीं, देयर इज नो चेंजेस, नो एब्सोल्यूट चेंज, इसीलिए परसेंटेज चेंज भी नहीं आएगा। एंड 2,70,000 को डिवाइड बाय 5 लाख करोगे तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करने पे 54% का इंक्रीज आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना होता है। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? तो द इनकम स्टेटमेंट शोज, जो इनकम स्टेटमेंट वो प्रेजेंट करता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कंपनी का। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट विल शो, ये क्या शो करेगा? एब्सोल्यूट फिगर्स शो करेगा ऑफ 2 और मोर पीरियड्स, 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स के एब्सोल्यूट चेंजेस को ये बताएगा फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। तो हमें यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। सिंस द फिगर्स ऑफ 2 और मोर पीरियड्स आर शोन साइड बाय साइड, उसको हमें साइड बाय साइड दिखाना होता है ताकि वो इजी टू रीड होता है एंड क्विकली हम है ना उसे एसरटेन भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। द रीडर कैन इजीली क्विकली एसरटेन वेदर द सेल्स हैव इंक्रीज, की भाई सेल्स इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ये इजी हो जाता है स्टडी करना, एनालाइज करना इजी हो जाता है। वेदर द कॉस्ट ऑफ सेल्स हैज इंक्रीज और डिक्रीज, वेदर द जो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, वैसे इजी हो जाता है स्टडी करना। नाउ इसका मेथड क्या है? तो मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करने का मेथड है कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोज इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरियस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए क्या करना होता है हमको? सबसे पहला स्टेप है कि एंटर करो, एंटर द अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट कॉलम में अमाउंट एंटर करो। फिर सेकंड कॉलम में आपको फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर का इनकम स्टेटमेंट इन सेकंड कॉलम हम करते हैं। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पर एंटर द फिगर्स ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के फिगर्स को हम एंटर करते हैं। यहाँ पर करंट ईयर के फिगर्स को हम एंटर करेंगे स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट में हम करंट ईयर के फिगर्स को एंटर करेंगे। इसमें फर्स्ट में हम क्या करेंगे? हम हेडिंग पर्टिकुलर्स में हमें ना हेडिंग लिखेंगे, भाई कौन सा टाइप का अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। और इसमें पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम है ना एंटर करेंगे नेम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेम्स हमको एंटर करना है फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स के अंडर में। उसके बाद में सेकंड कॉलम में प्रीवियस ईयर का अमाउंट, थर्ड कॉलम में हम जो एंटर करने वाले हैं
थर्ड कॉलम में हम यहाँ पे एंटर करेंगे करंट ईयर का इनकम एंड स्टेटमेंट थर्ड ईयर कॉलम में। एंड फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट चेंजेस फाइंड आउट करेंगे कि भाई क्या डिफरेंस है फिगर्स के बीच में करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के फिगर्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला सेम है, करंट ईयर के अमाउंट से आप माइनस करो प्रीवियस ईयर का अमाउंट एंड चेंजेस देखोगे इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। एंड अब फिफ्थ स्टेप है उसमें एंटर द परसेंटेज चेंज को हमको एंटर करना है, दैट इज एक्सप्रेसिंग एब्सोल्यूट चेंजेस एज परसेंटेज ऑफ फिगर। एब्सोल्यूट चेंजेस कितना है वो फिफ्थ कॉलम में हम देखेंगे। तो परसेंटेज चेंज के लिए हमको है ना फॉर्मूला जो अप्लाई करना है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज, जो अमाउंट है एब्सोल्यूट चेंज का डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। सेम वे जो हमने बैलेंस शीट में किया कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, सेम वे हमको है ना इनकम स्टेटमेंट में भी करना है कि जो एब्सोल्यूट चेंज है उसको डिवाइड करना होता है प्रीवियस ईयर के अमाउंट से और मल्टीप्लाई बाय करना होता है 100 से। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको, एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये हमको है ना वर्टिकल फॉर्मेट ही दिया हुआ है डायरेक्ट। तो हमको वर्टिकल फॉर्मेट इसका रेडी करने की जो मतलब हमको फाइंड आउट करना वो एक हमारा काम यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे एबीसी लिमिटेड का इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है वर्टिकल फॉर्मेट में, जहाँ पे सेल्स का अमाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड उसमें से टैक्स डिडक्ट करने के बाद में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो है ना 2018 एंड 2019 का दिया है। तो क्विकली इसको हम है ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसी के वर्बली यहीं से कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पर्टिकुलर्स में सबसे पहले कॉलम में यहाँ पे सेल्स टॉप में है और 2018 का सेल्स है ना 4 लाख है एंड 2019 का जो सेल्स है वो 6 लाख है। एंड उसके बाद में ये पूरा हमने यहाँ तक फॉर्मेट लिख लेना है। उसके बाद में ये जो थर्ड कॉलम है इसमें हम लिखेंगे कि एब्सोल्यूट चेंज रुपीज। तो यहाँ पे 6 लाख माइनस जब आप 4 लाख करोगे तो आपको 2 लाख रिसीव होगा। 3,60,000 माइनस 2,20,000 करोगे तो 1,40,000 रिसीव होगा। 2,40,000 माइनस 1,80,000 करोगे तो आपको 60,000 रिसीव होगा। 1 लाख माइनस 80,000 करोगे तो आपको यहाँ पे 1,80,000 1 लाख माइनस 80,000 करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3,20,000 दिखा रही है, 3,20,000 नहीं है ये 3, अगर आपके टेक्स्ट बुक में ये 3 प्रिंट होकर आया है तो इस 3 को आपको डिलीट कर देना है, ये 3 यहाँ पर नहीं आएगा। ओनली 20,000 का डिफरेंस आता है, ओनली 20,000 का डिफरेंस याद रखना है। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में है ना 1,40,000 माइनस 1 लाख करेंगे तो 40,000 एंड नेट प्रॉफिट ये जो सॉरी 50% का जो टैक्स है वो कैलकुलेट करने के लिए 70,000 माइनस 50,000 करेंगे तो 20,000 एंड जो लास्ट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो है 70,000 माइनस 50,000 करेंगे तो 20,000। अब इनका परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए यही फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ चेंज फॉर सेल्स। तो सबसे पहले सेल्स वाला फॉर्मूला हम सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 लाख का डिफरेंस आया सेल्स में, तो 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 50% का। तो यहाँ पे 50% का इंक्रीज हुआ किसमें, सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए क्या करेंगे, 1,40,000 डिवाइड बाय 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो 63.64% आ जाएगा एंड 60,000 को डिवाइड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो 33.33% आ जाएगा एंड 3,20,000 सॉरी यहाँ पे 3,20,000 नहीं ओनली 20,000 डिवाइड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 25% का इंक्रीज आ गया। 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 40% का। 20,000 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 40% का एंड 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 50,000 करेंगे तो 40% का इंक्रीज। तो इस तरीके से है ना सारा इंक्रीज रिकॉर्ड हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। तो ये आपको कैलकुलेशन करना इन बैठ के है ना, ये जो फॉर्मूलाज अप्लाई करके, ये जो फॉर्मूलाज है फॉर्मूला अप्लाई करके सारे अमाउंट्स को आप है ना क्रॉस चेक कीजिए। मुझे पता है आप लोगों के लिए इजी है, आप लोग कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड इसके आगे का जो अनदर जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।